बिहार में इलेक्शन के पहले ये जितनी हमारी महिला साथी बैठी हैं बिहार से, इनसे हमारी मुलाकात उसी पद यात्रा में हुई जब कर्पूरी ग्राम से हम चले और कर्पूरी ग्राम यानी कर्पूरी ठाकुर जी का गांव, बिहार के पहले सोशलिस्ट मुख्यमंत्री, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त काम ये किया था कि पहले बिहार के लोग जानते हैं मैट्रिकुलेशन में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता थी। आप अंग्रेज़ी पास करेंगे तभी आप मैट्रिक माने जाएंगे, बाकी विषय में आप चाहे जितने नंबर ले आए। तो कर्पूरी ठाकुर ने आके अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को ख़त्म किया और बहुत सारे ग्रामीण इलाकों से वंचित तबकों के बच्चे जो हाई स्कूल अंग्रेज़ी न पास करने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते थे, उनको मौका मिला और उनके दरवाजे खुले उच्च शिक्षा के लिए। और इसके अलावा जो उन्होंने आरक्षण में एक नई योजना लागू की जिसमें पिछड़ा को पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांटा, और EWS मतलब सामान्य श्रेणी के गरीबों को, महिलाओं को भी आरक्षण दिया। तो बहुत ही उन्होंने नए तरह का काम किया जिसके लिए उनको काफ़ी ये आपने फिल्म का नाम ज़रूर सुना होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन वो सिर्फ फिल्म का नाम नहीं है, मुंगेरी लाल कमीशन था एक, जिसकी सिफारिश को कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था और उनका मजाक उड़ाया जाता था ये कह के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और उसी नाम से फिर एक फिल्म बना दी गई। तो ये मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश थी जो कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी, ये रिजर्वेशन पॉलिसी। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई और फिर वो जयप्रकाश नारायण जी का जो घर है पटना में कदम कुआं में, वहाँ पे ख़त्म हुई। जेपी ने भी आज़ादी के आंदोलन में मौलाना आज़ाद का एक भाषण पटना में सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ी शिक्षा का बहिष्कार करो। तो वो अपने गांव से पटना पढ़ने के लिए आए थे, पटना साइंस कॉलेज में, और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। और फिर वो ये बात अलग है कि वो बाद में अमेरिका पढ़ने चले गए, लेकिन जो आज़ादी के आंदोलन में आह्वान हुआ था उसका उन्होंने एकदम पालन किया और पटना साइंस कॉलेज में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और बाद में उन्होंने फिर, आप देखिए, आपातकाल के समय में आह्वान किया युवाओं का कि युवा जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस आंदोलन में शामिल हो, क्योंकि वो आंदोलन उनको लगता था बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे युवा उनके साथ आए भी जो बाद की राजनीति में जिनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे, लालू प्रसाद यादव से लेके नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के ही एक तरीके से वो उपज है। तो ये पदयात्रा बिहार में इसलिए की गई थी कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एक मुचकुंद दुबे आयोग बनाया जिसमें अनिल सदगोपाल जी भी सदस्य थे। वो आयोग इसलिए बनाया गया था कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जा सकता है या नहीं, ये इस विषय पे अध्ययन करना। और जैसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जब पहले से ही देश में कोठारी आयोग कह चुका है 1968 में कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, तो बिहार में उससे अलग कैसे कह सकते थे। उस समय सवाल ये था कि लोगों को ये लग रहा था कि देश के पास इतना पैसा नहीं है कि समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। लेकिन वो बाद में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, तपस मजूमदार समिति, जिसने ये भी कह दिया कि आप अगर अपना जो शिक्षा का बजट है उसे सिर्फ 1 या 2% बढ़ा लीजिए तो आप समान शिक्षा प्रणाली को लागू कर सकते हैं। जीडीपी का 6% की मांग रही है शिक्षा बजट, लेकिन हम अभी उसके आधे पे भी नहीं है और आधे से भी कम है। और तपस मजूमदार ने कहा कि आप सिर्फ 1 या 2%, मुझे अभी ठीक से याद नहीं, आप बढ़ा लें तो आपका काम हो जाएगा, आप सभी बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना
फिर बाद में पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लाया। मनमोहन सिंह सरकार वाला जो कानून था उस समय तो मैं भी केब में था, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन है, और हमने देखा कि जो ये 25% वाला आया है कि 25% वंचित तबकों के और दुर्बल वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में भी मुफ्त पढ़ सकते हैं कक्षा 1 से 8 तक। ये कपिल सिब्बल जी ने, वो भी उस कमेटी में थे, मंत्री तो अर्जुन सिंह थे, लेकिन वो जब ये लाए इसका बिल केब के सामने तो उसका वहाँ सबने विरोध किया। अनिल सतगोपाल जी ने तो बड़े मुखर स्वर में विरोध किया कि हमें समान शिक्षा प्रणाली चाहिए, ये आप हमें 25% का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं। और वहाँ काफ़ी बहस हो गई तीखी, और उसके बाद मीटिंग ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद से कोई केब की मीटिंग नहीं बुलाई गई, और वो बिल जो कपिल सिब्बल ने तैयार किया था उसको कानून बना के देश के सामने ले आया गया, जो कहलाता है मुफ्त एवं अनिवार्य बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम। उसी को आरटीई कहते हैं, पर उसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये उसका पूरा नाम, उसी को आरटीई कहते हैं। और जिसको हम लोग एक्टिविस्ट लोग आरटीई कहते हैं, वो उसका सेक्शन 12(1)(c है, वो सिर्फ उसका एक सेक्शन है, एक सेक्शन का भी सब सेक्शन है, जिसमें 25% भी एटलीस्ट है, कम से कम 25% बच्चे किसी भी विद्यालय में, अमीर से अमीर विद्यालय भी हो, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक मुफ्त पढ़ सकते हैं। कुछ सरकारों ने लागू किया आधे मन से, जैसे उत्तर प्रदेश में लागू है, कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी, वो उसको मानता ही नहीं। और मैंने तो अपने हाथ से योगी आदित्यनाथ को 270 बच्चों की लिस्ट सौंपी, मेरी 2 ही बार उनसे मुलाकात हुई। दूसरी बार में मैंने सौंपा, मैंने कहा देखिए ये लखनऊ का स्कूल है, ये सरकार के कानून का पालन नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी एडमिशन नहीं। तो बड़े स्कूल एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, फिर कहीं किसी न किसी तरीके से पैसा लेने की कोशिश करते हैं बच्चों से, एग्ज़ाम फीस, डायरी बेल्ट, कुछ किसी न किसी के नाम पे एनुअल फीस, और कुछ स्कूल भेदभाव भी करते हैं। जैसे जो सेक्शन 12(1)(c) वाले बच्चे हैं, जिनको हम लोग आरटीई के बच्चे कहते हैं, उनको अलग बैठा देते हैं, उनको बाकी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेने देते हैं। वो कहते हैं कि बाकी के जो माता पिता हैं वो इनके लिए पैसा दे रहे हैं, जैसे कोई मान लीजिए पिकनिक पे जाना है तो बच्चों से हज़ार रुपए मांगा जाएगा, ये बच्चे तो नहीं दे पाते हैं, तो इनको फिर वो नहीं ले जाते। ऐसे भेदभाव भी करते हैं, जबकि कानून में साफ लिखा है कि आप इन बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करें। तो बड़ी मुश्किल से एक कोई कानून आया है जिसमें 25% की गुंजाइश है कि कुछ गरीब बच्चे जो तथाकथित अच्छे स्कूल हैं, उस पर भी बहस एक है कि क्या वही पढ़ाई अच्छी है जो महंगे स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। हाँ, वो तो एक अलग ही विषय है, लेकिन कम से कम जो गरीब बच्चे हैं, वंचित तबकों के बच्चे हैं, उनको एक मौका मिला है कि उन बच्चों के साथ पढ़ने का जो पढ़ के फिर उच्च शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, आईआईटी में, एम्स में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, इस तरह की पढ़ाई में जाते हैं। और हम लोग को लगता है कि अगर ये 25% वाला मौका कुछ गरीब तबकों के बच्चों को मिलेगा तो उसमें से भी कुछ लोग जाएंगे। जैसे हम ही लोगों का कानपुर में एक केंद्र चलता है आशा ट्रस्ट का, जिसमें ईंट भट्ठा के मजदूर, निर्माण मजदूरों के बच्चे, कूड़ा बीनने वालों के बच्चे, ऐसे बच्चे 6 से 12 कक्षा तक एक हॉस्टल नुमा व्यवस्था में रहते हैं। हमारे साथी महेश उसको देखते हैं। और वहाँ से पिछले साल 4 बच्चे अजीम प्रेमजी में पढ़ने के लिए 4 साल की स्कॉलरशिप के साथ जाते ही लैपटॉप कंप्यूटर मिला, तो उनकी ज़िंदगी तो बदल गई।
वो जो ईंट भट्ठा पे काम करने वाले मजदूरों के बच्चे थे जो ईंटा बना रहे थे, वो अजीम प्रेमजी में पढ़ने पहुँच गए 4 साल की स्कॉलरशिप के साथ। ऐसा मौका सबको मिले ये कैसे हो? अभी तो कुछ कुछ मिल रहा है, कहीं 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 आरटी से, कहीं कुछ विद्यालय हैं जो सेकेंड शिफ्ट चलाते हैं फ्री गरीब बच्चों के लिए। हाँ, कहीं पे कहीं स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन भारत के सभी बच्चों को, क्योंकि अभी भी कक्षा 8 पहुँचते पहुँचते आधे बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए, जिसको अनिल सतगोपाल जी कहते, हम लोग कहते हैं ड्रॉप आउट, वो कहते हैं वॉक आउट, कि वो बच्चे या उनके माता पिता को लगता है कि इस शिक्षा से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। और उच्च शिक्षा में आप देखिए, मुश्किल से जब ये कानून आया था उस समय करीब 10-12% बच्चे उच्च शिक्षा में जा रहे थे। अब शायद थोड़ा ज़्यादा जा रहे होंगे, क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ गई है, उसकी गुणवत्ता हालांकि गिर गई है, वो बात दूसरी है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट, हाँ गुणा, तो प्राइवेट में पढ़ा सकता है तो वो सरकारी से प्राइवेट में ले आता है। ऐसे हमारे जानने वाले कई ऐसे मजदूर हैं जो दिन भर घूम के साइकिल पे सामान बेचते हैं, लेकिन उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया। लेकिन उसमें क्या बाधाएं आती हैं? एक तो आपने बताया कि बाकी बच्चों की तुलना में वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं एकेडमिकली, लेकिन और भी बाधाएं हैं। एक जिस पे सुबह बात हो रही थी, यूजीसी वाला जो गाइडलाइन आया है कि वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहुंच भी गए तो रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसा कुछ उनके साथ हो जाए तो उनकी तो जीवन लीला ही समाप्त हो गई। हाँ, तो ये सब कठिनाइयाँ हैं जिसकी वजह से हर एक बच्चे को, देखिए हमने भी जो बताया आपको, 4 बच्चे गए अजीम प्रेम जी, लेकिन बाकी 6 नहीं गए ना, तो उनका क्या होगा, ये सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें जो गांधी जी का जो टैलिस्मैन है कि सबसे जो कमज़ोर व्यक्ति है उसकी नज़र से आप देखिए, फिर तय कीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो जो बच्चा पढ़ाई में सबसे कमज़ोर है, जिसका मन नहीं लग रहा है, हाँ, उसको कैसे हम अपने शिक्षा के लोक व्यापीकरण के उसमें लाएं कार्यक्रम, ये हमारे सामने चुनौती है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर लंबी बात सीमंत नहीं रखेंगी वो शिक्षा। जी शौर भाई, हाँ आप बोलना चाहिए।